नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो मनी प्रॉफिट में दोबारा हम एक नए शेयर के साथ हाजिर हो गए हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी फिफ्टी के बारे में। कल की जो क्लोजिंग हुई थी 23,203 पर हुई थी निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग, और 108 अंक निफ्टी फिफ्टी नीचे क्लोज हुआ था। अब हम उस शेयर की तरफ चलते हैं जिस शेयर के बारे में हम ये बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, शेयर का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। शेयर का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। आज हम इस शेयर की बात कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि इस शेयर ने अपने Q3 के रिजल्ट पेश कर दिए हैं जो दिसंबर में हाजिर होने थे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं, इसका है 3,49,640 करोड़, यानी कि एक लार्ज कैप बैंक है। उसके बाद हम इसका करंट प्राइस देख सकते हैं 1759 का है। बीते दिन इसने 2.60% की गिरावट दर्ज कर दी। इसका अगर हम 52वीं खाई की बात करें तो 1953 का इसका 52वीं खाई है। वहीं 52वीं लो के पास देखें तो 1544। तो 52वीं लो से ज़्यादा ऊपर नहीं है और ना कह सकते हैं कि यह 52वीं हाई से ज़्यादा नीचे भी नहीं है। तो कह सकते हैं कि बीच में घूम रहा है। उसके बाद हम स्टॉक पी की बात करते हैं। स्टॉक पी आप देख सकते हैं 17.8 का चल रहा है। ROC की बात करें तो ROC 7.86% का है। वहीं ROE बात करें तो 15.1 का। स्टॉक का जो PE देख सकते हैं 17.8 का है। तो हम कह सकते हैं कि एक रीज़नेबल प्राइस इस समय मिल रहा है। लेकिन कंपनी जो है, बैंक जो है बहुत बड़ा है, तो आपको बेशक इस पर रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये बैंक आपको थोड़ा कम रिटर्न देगा और दूसरे बैंकों के अलावा जिनकी मार्केट कैप छोटी होगी वो जो है आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन आपके ये अगर इन्वेस्टिंग करते हैं अपने आर्थिक सलाहकार से पूछकर, तो ये इन्वेस्टिंग आपके लिए ठीक रहेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक सेफ बैंक है। लेकिन मैं ये नहीं कहना कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ इन्वेस्ट मत कीजिएगा। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू आप देख सकते हैं कि इसका 5 का चल रहा है। डिविडेंड भी जो है शेयर अपने निवेशकों को उपलब्ध कराता है। 0.11% का डिविडेंड कंपनी देती है। आज हम आगे चलते हैं, इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने Q3 का रिजल्ट पेश किया है। शेयर अभी हमें दिखाई दे रहा है अपने 50 दिन और 200 दिन के DMA से हमें नीचे दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते हैं कि पीयर्स के मुकाबले देख सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक इस समय तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, इसका जो रेवेन्यू है 16,633 करोड़ का रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में यही रेवेन्यू 16,427 का रहा था। यानी कि इस क्वार्टर में हमें बढ़त दिखी जा रही है रेवेन्यू में। वही इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट देख सकते हैं कि 7,171 करोड़ का। वहीं पिछले क्वार्टर में 7,139 का इंटरेस्ट देखा गया था। तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट में भी जो है वृद्धि में दिखाई दे रही है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की तुलना में एक्सपेंसेस कम हुए हैं। 10,595 करोड़ का एक्सपेंस। वहीं अगर पिछले क्वार्टर में देखें, सितंबर क्वार्टर में 13,094 करोड़ का एक्सपेंस दिखा रहा है। तो एक्सपेंसेस में भी क्या आई है? कमी आई है। हालांकि अदर इनकम में हमें कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो अदर इनकम थी 10,453 थी, जबकि इस क्वार्टर में 7,313 करोड़ की अदर इनकम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमें कम दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज़्यादा था। इस क्वार्टर में 6,180 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जबकि पिछले क्वार्टर में 6,647 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। टैक्स जो है इस बार भी 25% का लगा है, जैसा कि पिछले बार भी लगा था। नेट प्रॉफिट की बात करें, अगर हम टैक्सेस को हटा देते हैं
तो हम देख सकते हैं कि जो 4,701 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट हुआ, पिछले क्वार्टर में ये नेट प्रॉफिट 5,044 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में हम कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में क्या आई है, कमी आई है। वहीं हम ईपीएस में बात करें तो ईपीएस में भी जो है कमी दिखाई दे रही है। ईपीएस पिछले क्वार्टर में 25.37 का था, जबकि इस क्वार्टर में 23.64 का जो है ईपीएस नज़र आ रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए में थोड़ी सी हमें हल्की सी बढ़त दिखाई दे रही है पिछले क्वार्टर की तुलना में, और एनपीए में हमें कमी दिखाई दे रही है पिछले क्वार्टर की तुलना में। ईयरली बेस पे बात करें तो ईयरली बेस आप देख सकते हैं कि 64,053 करोड़ का है दिसंबर क्वार्टर तक अभी तो जो रिजल्ट आया है, जबकि अभी मार्च 2025 आना बाकी है। और उससे पहले ही जैस ने अपने पिछले साल के 56,237 करोड़ को बीट कर दिया रेवेन्यू के मामले में। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी इस बार जो है बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पिछले ईयर की तुलना में 27,327 करोड़ का जो है इंटरेस्ट है, जबकि पिछले साल 22,567 में था। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो वो भी देख सकते हैं कि ये भी हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29,413 करोड़ का था, और इस समय जो है 23,863 का जो है पिछले मार्च 2024 में, जबकि अभी मार्च 2025 आना बाकी है। नेट प्रॉफिट देखें तो 22,530 करोड़ का नेट प्रॉफिट था है अभी, और पिछले कहे मार्च 2024 में 18,213 करोड़ का जो है हमें नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। किसी भी शेयर को जानने के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम प्रमोटर्स के बारे में देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 25.88% है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी, यानी कि सितंबर 2024 क्वार्टर में थी। अगर हम दिसंबर 2024 की बात करें 25.8 है, यानी कि समान इनकी जो है प्रमोटर की होल्डिंग रही है। एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई ने अपनी जो है होल्डिंग को थोड़ा सा क्या करा है, घटाया है। आप देख सकते हैं इस समय जो है 32.48% की एफआईआई की होल्डिंग हुई है, जो कभी 33.39% की हुआ करती थी पिछले क्वार्टर में। वहीं डीआईआई ने इस पर भरोसा जताया है और उस भरोसे के लिए उन्होंने कंपनी के 28.79% शेयरों को हासिल कर लिया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 27.88 थे। सॉरी, मैंने कह दिया बड़ा, हाँ ठीक है, बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इस क्वार्टर में भी जो है, इस क्वार्टर में डीआईआई ने अपनी होल्डिंग को क्या करा है, बढ़ाया है। हालांकि पिछले क्वार्टर में भी, उससे पहले जो क्वार्टर था उसमें भी जो है हमें दिखाई दे रहा है कि जो डीआई थे उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, और मार्च 2024 में भी जो है इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था। आप देख सकते हैं कंटिन्यू जो है जून 2023 से लगातार डीआईआई अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए आ रही हैं। अब हम पब्लिक के बारे में बात करते हैं। तो पब्लिक देख सकते हैं, पब्लिक ने अपनी बहुत ही कम होल्डिंग को क्या करा है, कम किया है। पिछले क्वार्टर में 12.84% की होल्डिंग थी पब्लिक के पास, जबकि इस क्वार्टर में 12.83% की होल्डिंग है। अब हम शेयर को चार्ट पैटर्न के आधार पर देख लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न के आधार पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर का जो इस समय प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1758 का, ठीक है, 1758 का प्राइस चल रहा है। शेयर जो है लगभग अभी अपने सपोर्ट जोन के आसपास हमें घूमता हुआ नज़र आ रहा है, और यहीं अगर बात करें तो सपोर्ट जोन के साथ साथ घूमता हुआ हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि जो शेयर जो है अपने रेजिस्टेंस यानी कि 1774 और सपोर्ट लेवल 1758 के बीच हमें घूमता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ईजिली ये दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से अगर शेयर नीचे की तरफ जाता है तो उसका जो दूसरा सपोर्ट लेवल होगा वो 1728 का नज़र आ रहा है। ये आप लाइन आपको नज़र आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद अगर शेयर और नीचे की तरफ आता है तो ये हमें जो है 1628 की तरफ क्रॉस करता हुआ हमें दिखाई दे जाएगा। लेकिन वहीं मैं अगर ऊपर जाने की बात करूँ तो ऊपर जाने के बाद अगर हम देखें तो शेयर का जो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 1779 का, जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो शेयर का रेजिस्टेंस जब आता है, एक बड़ा रेजिस्टेंस आता है, वो आता है आपके पास 1811 का आता है। तो अगर हमें इसके बारे में एक्शन लेना है तो हमें जो है
वेट करना चाहिए। 1728 के रेजिस्टेंस है उसको टच करने का वेट करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें जो है सोचना चाहिए शेयर के बारे में क्या करना है, क्योंकि लगातार शेयर जो है काफ़ी दिनों से हमें जो है नीचे ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय तो शेयर जो है अपने जो है इस जोन में घूमता हुआ नज़र आ रहा है, जो कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन फॉर्म में चल रहा है इस समय। साथ ही साथ शेयर को अगर देखें तो शेयर अपने 5 दिन के और 5 दिन का हो, जैसे 10 दिन का हो या फिर 50 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का या फिर 150 दिन का डीएम हो, उन सभी से हमें जो है इस समय नीचे हमें दिखाई दे रहा है। वहीं आरएसआई लेवल पर नज़र मारते हैं तो आरएसआई लेवल पर भी आप देख सकते हैं कि शेयर इसी रेंज में जो है हमें घूमता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि कह सकते हैं 40 और 50 का जो आरएसआई लेवल है उसके बीच में शेयर जो है हमें नीचे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस लेवल पर आता है 40 के आसपास तो वापस ये शेयर जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, फिर जैसे ही ऊपर जो है मूव करता है 50 साढ़े 50 के पास पहुंचता है, 55 के पास पहुंचता है तो वैसे ही वहाँ से नीचे की तरफ मूव कर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके लिए जो है हमें टारगेट भी मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सिटी हैज़ अपग्रेडेड कोटक महिंद्रा बैंक टू बाय, तो सिटी के द्वारा जो कोटक महिंद्रा बैंक पर बाय की कॉल आई है, तो आप देख सकते हैं उन्होंने इसको जो है 2017 का लेवल दिया है कि आने वाले समय में 2017 पर टारगेट रेट दे सकता है जो कि 15% ऊपर है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये वीडियो को मैंने एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया है, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से बात कीजिए, उसी की सलाह पर जो है आप निवेश कीजिए और वीडियो देखकर निवेश ना कीजिए। साथ ही मैं कहूँगा कि मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये वीडियो केवल मैंने एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया था। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।